नमस्कार। यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में क्लास 9th के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं गद्य भाग से पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया शीर्षक पर प्रकाश डाल रहा हूँ। सर्वप्रथम, नाना साहब भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे भारतवर्ष में आज़ादी की बिगुल फूंका गया। इसमें सक्रिय मेंबर के रूप में नाना साहब, झांसी की रानी, वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक सक्रिय पुरुष सहभागी हुए। उनमें नाना साहब का नाम सक्रिय सदस्यों में आता है। ये सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जो जंग छिड़ा, उसमें अंग्रेज तो विजयी हुए, लेकिन अंग्रेजों की औकात की क्षमता मालूम हो गई। अंग्रेज क्यों विजयी हुए, इसके पीछे कारण था। बहुत से भारतीय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज विजयी हुए। अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ नहीं दिए होते तो उसी जंग में अंग्रेज यहाँ से पलायन कर जाते। लेकिन दुख की बात रही कि बहुत से भारतीय अंग्रेजों का साथ दिए, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। लेकिन ये आंदोलन, ये जंग बंद नहीं रहा। अब पाठ पर चले आइए। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, 1857 की जो राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ा, उस आंदोलन में कानपुर में जब जंग छिड़ा तो वहाँ पर अंग्रेज सफल रहे और वहाँ के क्षेत्रीय राजा के रूप में नाना साहब थे, जो असफल रहे। असफलता का कारण था कि इनके पास सेना कम थी और अंग्रेजों के पास सेना अधिक थी, क्योंकि अंग्रेजों का साथ बहुत से भारतीय दे रहे थे। तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। भागने के क्रम में नाना साहब मैदान में थे, पुत्री घर में थी, इसलिए उनको मौका नहीं मिला कि वे अपनी पुत्री मैना को भी अपने साथ ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। धुंधु पंत नाना साहब का जो महल था, वह महल बिठूर में था। बिठूर एक जगह है, स्थान है,
जहाँ पर उनका राजमहल बना हुआ था। उसी राजमहल में मैना रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। पर विद्रोह दमन करने के बाद, विद्रोह फैलाने के बाद, विद्रोह का कुचक्र चलाने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से पेश आए और उस निरीह, बेचारी, निरपराध, जिनका कोई अपराध नहीं था, उस देवी यानी मैना को अग्नि में भस्म कर दिया गया। उसका रोमांचकारी वर्णन, उसका रोम रोम खड़े कर देने वाले वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। पाषाण हृदय माने जिनका हृदय पत्थर के समान बना हुआ हो, वह भी इस वर्णन को, देवी मैना के भस्म के वर्णन को सुन लेता है तो वह भी पिघल जाता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। कानपुर में अंग्रेज राष्ट्रीय आंदोलन में सफल रहे। सफलता मिल जाने के बाद कोई रुकता नहीं है, आगे बढ़ना चाहता है। जैसे अंग्रेज कानपुर से विजयी होकर बिठूर की ओर कूच किए। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। एक जगह सफल होने के बाद हौसला बुलंद रहता है। कानपुर में सफलता पाने के बाद बिठूर में अंग्रेजों का उमंग वहीं बना हुआ था और नाना साहब के राजमहल को वे लोग लूट लिए। पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी, क्योंकि उस समय का माहौल ऐसा था कि राजमहल से बहुत से चीज़ों को हटाकर इधर उधर रखा जाता था, क्योंकि कब युद्ध छिड़ जाएगा और कब राजमहल को नष्ट कर दिया जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं था। पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। क्यों थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी? क्योंकि राजमहल को पहले ही खाली कर दिया गया था, इसलिए मामूली संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोले से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। जैसा कि ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि जितने क्रांतिकारी हैं उनके नामों निशान को मिटा देना है। अगर उनका महल बच जाएगा तो उनका निशाना, उनका ठिकाना तो बच ही जाएगा। इसलिए महल को लूटने के बाद महल को धराशायी कर देना है, गिरा देना है, ताकि उनका नाम मिट जाए। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी। महल में बहुत से छुपने के लिए जगह होते हैं। जब अंग्रेजों के सिपाही महल को लूट रहे थे, उस समय नाना साहब की पुत्री मैना महल में ही कहीं छुपी हुई थी। लोगों को पता नहीं चला, लेकिन अंग्रेजों ने जब महल को गिराने के लिए, धराशायी करने के लिए तोपें लगाई, तो उस समय महल के बरामदे में आकर लड़की खड़ी हो गई।
उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंग्रेज सेनापति को आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि जब अंग्रेजों के सिपाही महल को लूट रहे थे, उस समय उस लड़की का कहीं पता नहीं था, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी। इसलिए अंग्रेज सेनापति को आश्चर्य हुआ कि ये थी कहाँ। जब महल को लूटा जा रहा था, महल की सारी संपत्ति लूटी जा रही थी, उस समय ये बालिका कहाँ थी? उस समय तो महल के कोने कोने चारों ओर देख लिया गया था, फिर भी ये बालिका मिली नहीं। अभी ये दिखाई दे रही है। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। ये बालिका के हिम्मत की बहादुरी है। तोपें लेकर अंग्रेज सेनापति और उनके सिपाही खड़े हैं महल को गिराने के लिए, और बालिका के द्वारा मना किया जा रहा है कि महल को मत गिराइए। उस समय करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। उस समय मैना किशोरी थी, 12 से 18 के बीच उनकी उम्र थी, जिसको अल्प वयस कहा जाता है। और जब अल्प वयस बालिका के मुख से करुणापूर्ण आवाज को सेनापति ने सुना तो उसे कुछ दया आई, और वह उस लड़की के आंतरिक बातों को जानना चाहता है। लड़की अंग्रेजी अच्छा जानती है। अंग्रेजी में रिप्लाई दी, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति ने उद्देश्य पूछा तो बालिका ने भी उद्देश्य पूछा। बचाने में आपका क्या उद्देश्य है? तो बालिका बोली कि मकान को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति कहा, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। उस समय जितने भारतीय क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों की नजर में विद्रोही थे। तो क्यों विद्रोही में गिनती होती थी? क्योंकि वे अंग्रेजों की सरकार चलाने में जगह जगह पर असुविधा पहुंचा रहे थे, इसलिए उनको विद्रोही कहा जाता था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। सेनापति ने बालिका से कहा कि हमारी ब्रिटिश सरकार का ये आदेश है कि जितने विद्रोही क्रांतिकारी भारतीय नेता हैं, उनके मकानों को गिरा देना है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं। बालिका ने कहा कि किनसे कहा? सेनापति। सेनापति जनरल ए से बालिका ने कहा कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे। शस्त्र किसने उठाया था? नाना साहब। वे दोषी हैं। पर इस जड़ पदार्थ मकान ने
जड़ पदार्थ कहते हैं, जड़ और चेतन दो तरह के पदार्थ होते हैं। जड़ कहते हैं जो एक जगह स्थिर रहता है, जैसे मकान हुआ, पेड़ पौधे हुए, ये जड़ पदार्थ है। और चेतन मतलब क्या? जो एक जगह से दूसरे जगह जा सके, ले जाया जा सका, उसको चेतन पदार्थ कहते हैं। तो मकान की गिनती जड़ पदार्थों में होती है, कहे कि ये मकान तो आप लोगों को कोई क्षति नहीं पहुंचाया है, मकान में रहने वाले लोगों ने क्षति पहुंचाया है। इसमें मकान का क्या दोष है? आप नाना साहब का विरोध कीजिए, हमला के बदले उन पर हमला कीजिए, मकान को किसी तरह की क्षति मत पहुंचाइए। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। बालिका मेना ने सेनापति जनरल हे से कहा कि यह मकान, यह राजमहल मुझे बहुत प्रिय है। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। कोई भी व्यक्ति अपने बहुमूल्य चीज़ों से प्रेम रखता है, उसकी सुरक्षा चाहता है। जैसे बरसों रहते आ रही मैना को नाना साहब के राजमहल से काफ़ी घनिष्ठता हो गया था और वह उसके लिए राजमहल प्रिय हो गया था, इसलिए उसको बचाने के लिए वे सेनापति जनरल हे से बार बार प्रार्थना करती है कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। कर्तव्य का अर्थ होता है करना चाहिए। जो ड्यूटी में है उनको ड्यूटी के नियमों का पालन करना चाहिए। सेनापति को ब्रिटिश सरकार के आदेश को मानना चाहिए, इसलिए उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले अधिकारियों का ऐसा आदेश है। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। बालिका जनरल हे को पहचान गई, क्योंकि बहुत दिन पहले जनरल हे की पुत्री का नाम मेरी था, जो मैना की प्रिय सखा थी। उस क्रम में मैना से मिलने के लिए जनरल हे की पुत्री मेरी भी राजमहल में आया करती थी और मेरी के साथ साथ कभी कभी जनरल हे भी आया करता था। उसकी याद दिला रही है। कौन? मैना। किनको? सेनापति जनरल हे को। कि आप याद कीजिए
कि आपकी पुत्री मेरी जो आज इस दुनिया में नहीं है, मेरी सखा रही है और उस सखा से मेरी काफी घनिष्ठता थी। उस क्रम में आप भी राजमहल में आया करते थे। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। बाद में सेनापति को याद आया कि यहाँ तो मैं पहले भी आया करता था, जब मेरी पुत्री मेरी जिंदा थी और उसकी प्रिय सखा मैना थी। मैना से मिलाने के लिए मैं अपनी पुत्री को लेकर कई बार राजमहल में आया था। मैना को भली भांति जनरल हे पहचान लिए। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। सहचरी कहते हैं सहचर, साथ चलने वाला, जिसको सखा बोलते हैं। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। जनरल हे काफी कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे। कहे कि आज मैं अंग्रेजों के ब्रिटिश सरकार के नौकर के रूप में हूँ। नौकर को आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अभी आज्ञा है इस मकान को गिराने का, तो इस आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। कहे कि मकान तो गिराना ही है, निश्चित है, लेकिन तुम्हारी रक्षा का इसके बावजूद भी मैं प्रयत्न करूंगा कि मकान गिर जाए लेकिन तुम्हारा बाल बांका न हो। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल औटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना साहब का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। क्या इस तरह नाना का महल बच सकता है? जनरल हे सेनापति थे, लेकिन प्रधान सेनापति जनरल हे के ऊपर जो थे उनका नाम था जनरल औटरम। जनरल औटरम बिगड़ गए किन पर? सेनापति हे पर, कि बहुत देर हो गया, ये मकान अभी तक गिरा नहीं। जब काफी बिगड़ा औटरम ने, तो सेनापति हे ने हाथ जोड़कर कहा कि क्या ये मकान, क्या ये महल बचाया जा सकता है? जनरल औटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है, क्योंकि गवर्नर जनरल का ही आदेश है कि नाना साहब के नामो निशान को मिटा देना है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल का नाम है, को इस विषय का एक तार देना चाहिए।
उस समय टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी। दूरसंचार यंत्र में तार का इस्तेमाल होता था। तार के द्वारा सेनापति हे ने गवर्नर जनरल को सूचना देना चाहा। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना साहब का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उस दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा सेनानी साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जो आग्रह हे ने जनरल आउटरम से किया था, यह बात गवर्नर जनरल तक पहुंच गई और गवर्नर जनरल ने पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की रिपोर्ट को रखा गया, जिस पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए, ऐसा आदेश सर थॉमस का था। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। ऐसा ब्रिटिश सरकार के जो सुप्रीम थे, उनका आदेश था।
सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भगना अवशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। जो महल को गिरा दिया गया था, महल को प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद माने महल और प्रसाद माने कृपा, श्रुति संभिनार्थक शब्द है। भगना अवशिष्ट माने तोड़ने के बाद जो ढेर बचा हुआ है उसको भगना अवशिष्ट बोलते हैं। प्रसाद मतलब महल के ढेर पर, महल गिराने के बाद जो ढेर ईंट कंकड़ पत्थर का जमा हुआ था उसी पर बैठकर रो रही थी। कौन? नाना साहब की पुत्री मैना। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। यदि चाहती तो मकान गिराने के बाद जैसे वह महल से बाहर निकल गई थी, उस समय वह चाहती तो अपना जान बचाकर भाग सकती थी, लेकिन उसमें मकान के प्रति इतना मोह था कि मकान धराशायी हो गया तो मैं भी अब इस दुनिया में नहीं रहूंगी। इसलिए मकान की ढेर पर वह अर्धरात्रि में बैठकर रो रही थी। रोने की आवाज सुनकर अंग्रेज सिपाही वहां पहुंच गए। फिर प्रधान सेनापति जनरल आउटरम भी वहां पहुंचे और उसको देखकर पहचान लिया और चौंक गया कि यह वही पुत्री है नाना साहब की। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैं तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भर रो लूं। कहेगी रोने का भी कुछ समय दिया जाए। मुझे ले चलिएगा, गिरफ्तार कीजिएगा, मार डालिएगा, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन इस मकान से मेरी इतनी घनिष्ठता रही है कि इसके धराशायी होने पर मुझे जी भर रो लेने दिया जाए, ऐसा आग्रह जनरल आउटरम से नाना साहब की पुत्री मैना ने किया। लेकिन क्रूर जनरल आउटरम मैना के आर्तभाव को, मैना के विनय पूर्वक कही हुई बात को ध्यान नहीं दिया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भर रो लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। जबकि ऐसा नियम था, यहाँ आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। जिनको फांसी पर लटकाना है या जिनको जान से मार डालना है, उसकी अंतिम इच्छा को देखा जाता है। उसकी अंतिम इच्छा जो होती है, पूरा करने लायक होता है, तो उसे समय दिया जाता है कि वह पूरा कर ले। लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन हर जगह अंग्रेजों ने किया है। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव
चिटनविस के बाखर पत्र में छपा था। ये क्षेत्रीय संपादक थे कौन? महादेव चिटनविस। बाखर पत्र के संपादक थे। बाखर पत्र में छपा कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। धन्यवाद। अब मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर ले चल रहा हूं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखा जाए। प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नलिखित तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। पहला है, अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले दोषी हो सकते हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? दूसरा है, यह राजमहल उसे बहुत प्रिय है। दूसरा प्रश्न को देखा जाए। मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? मैना उसी राजमहल में पली बढ़ी थी। उसी में उसकी बचपन की, पिता की, परिवार की यादें समाई हुई थी। इसलिए वह जड़ मकान उसके लिए भरी पूरी जिंदगी के समान था, जिसे वह बचाना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? सर थॉमस स्वभाव से ही दयालु रहे होंगे, तभी तो वे उस किशोरी सुंदरी को देखते ही ठहर गए और उसके जीवन में रुचि लेने लगे। दूसरा कारण यह रहा कि वे मैना को पहचान गए। मैना उनकी मृत बेटी मेरी की बचपन की सखी थी। तब हे उनके घर भी आया करते थे। इन बातों में हे के दिल में मैना के प्रति ममता जगा दी। तीसरे, मैना ने स्वयं अपनी करुणापूर्ण बातों से हे के मन में करुणा जगा दी। अगला प्रश्न है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल हे ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? उत्तर है, जनरल आउट्रम के मन में भय रहा होगा कि अगर उसने नाना साहब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उस पर फूट पड़ेगा। उसे इसके लिए दंड भी मिल सकता है। क्रोध से पागल सामान्य अंग्रेज नागरिक भी उस पर नाराजगी प्रकट करेंगे। इस कारण उसने मैना की यह छोटी सी इच्छा भी पूरी न होने दी। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहोगे और क्यों? बालिका मैना, उत्तर है, बालिका मैना निडर बालिका थी। जब सेनापति हे अपने सैनिकों के साथ उसके राजमहल को तोड़ने आया तो उसने निडर होकर उनका सामना किया। उसे अपने पकड़े जाने का डर था, फिर भी वह हे के सामने आई। उसे राजमहल न तोड़ने की प्रार्थना की, तर्क दिए तथा उसके मन में करुणा जगाई।
मैना को अपने राजमहल से स्वाभाविक प्रेम है। उसके टूटने पर वह दुख सहन नहीं कर पाती, इसलिए वह एक बार उस टूटे महल पर बैठकर रो लेना चाहती है। यह स्वगृह प्रेम अनुकरणीय है। ये दोनों ही गुण उसे महिमा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें हम भी अपनाना चाहेंगे। अब इस पाठ के सारांश को देखा जाए। सारांश पर विशेष ध्यान, क्योंकि पूरी कहानी सारांश पर ही डिपेंड करता है। सारांश की एक एक बातों को आप लोग ध्यान से देखेंगे। सारांश इस प्रकार है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बलिदान कथा है। इसमें नाना साहब की किशोरी बेटी के साथ हुए क्रूर अत्याचार का वर्णन है। सन 1857 के संग्राम के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब जब असफल होने पर भागे तो अपनी बेटी मैना को न ले जा सके। मैना बिठूर में स्थित उनके महल में रहती थी। इस संग्राम की समाप्ति पर अंग्रेजों ने कानपुर में भीषण हत्याकांड किया। उसके बाद वे बिठूर पहुंचे। उन्होंने नाना साहब का राजमहल लूट लिया। लूटने के बाद उन्होंने महल को भस्म करने के लिए तोपें लगाई। तोप दागने से पहले उस महल में से एक सुंदर बालिका बाहर निकली। उसने अंग्रेज सेनापति जनरल हे से प्रार्थना की कि वे महल को न तोड़ें। सेनापति को उस पर दया आ गई। उसने बालिका से इसका कारण पूछा। बालिका ने बताया कि यह मकान उसे बहुत प्रिय है। इस मकान ने अंग्रेजों का कोई कसूर भी नहीं किया है, परंतु अंग्रेज सेनापति ने कहा कि वह मजबूर है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का ऐसा आदेश है। तब मैना ने सेनापति को अपना पूरा परिचय दिया। उसने यह भी बताया कि वह सेनापति की कन्या मेरी की सखी है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मैना ने यह भी बताया कि बचपन में वे उसे पुत्री की तरह प्यार करते थे और मेरी की मृत्यु पर बहुत दुखी हुई थी। मैना की बातें सुनकर उसे सब याद आ गया। उसने कहा कि मैं सरकार की आज्ञा नहीं टाल सकता, परंतु तुम्हारी रक्षा का अवश्य प्रयत्न करूंगा। तभी जनरल आउटरम वहां पहुंचे। उन्होंने बिगड़कर पूछा कि नाना साहब का महल तोड़ा क्यों नहीं गया। सेनापति हे ने उनसे निवेदन किया कि उस महल को बचा लिया जाए। आउटरम ने कहा यह असंभव है, क्योंकि गवर्नर जनरल की आज्ञा इसके लिए लेनी पड़ेगी। गवर्नर जनरल कैनिंग को इस आशय का तार भेजा जाए। आउटरम ने कहा कि उसे महल तोड़ने और मैना को गिरफ्तार करने का कदम उठाना ही होगा। सेनापति हे खीन मन से चला गया। आउटरम के सैनिकों ने मैना को गिरफ्तार करने के लिए महल का कोना कोना छान मारा, किंतु कन्या का सुराग न मिला।
संध्या के समय लॉर्ड कैनिंग का तार आया। उन्होंने कहा कि लंदन के मंत्रिमंडल का आदेश है कि नाना साहब की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। यह आदेश पाकर आउटरम ने नाना साहब के राजमहल पर तोप के गोले बरसाए तथा घंटे भर में उसे मिट्टी में मिला दिया। टाइम्स में छपा पत्र। उन्हीं दिनों लंदन के प्रसिद्ध पत्र टाइम्स में एक पत्र छपा। उसमें कहा गया था कि कानपुर में अंग्रेजों पर जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला लिया जाना चाहिए। नाना साहब पर दया दिखाने की बात हास्यास्पद है। सेनापति हे का प्रस्ताव कलंक की भांति है। लगता है सर हे बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रीय कन्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए हैं। वास्तव में नाना साहब का कोई संबंधी जहां भी मिले उसे मार डाला जाना चाहिए। उसकी कन्या को भी हे के सामने फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। सितंबर मास आधी रात के समय मैना नाना साहब के राजमहल के खंडहरों पर बैठकर रो रही थी। आउटरम की सेना भी पास ही ठहरी थी। कुछ सैनिक उसका रुदन सुनकर वहां पहुंचे। मैना बस रोए चली जा रही थी, कोई उत्तर नहीं देती थी। तभी जनरल आउटरम वहां पहुंचा। वह मैना को पहचान गया। उसने मैना को गिरफ्तार कर लिया। मैना ने प्रार्थना की कि उसे कुछ समय दिया जाए। वह जी भर कर रोना चाहती है, परंतु पत्थर हृदय आउटरम ने उसे यह अनुमति नहीं दी। उसे हथकड़ी पहनाकर कानपुर के किले में कैद कर दिया गया। महाराष्ट्र के एक पत्र बाखर में यह समाचार छपा, कल कानपुर के किले में नाना साहब की इकलौती कन्या मैना को धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। भीषण आग में जलती अनुपम कन्या को देखकर सब लोगों ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। धन्यवाद।